नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम है दोस्तों इंजीनियर गजेंद्र कटारिया। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जो जनरल साइंस होती है आपकी, चाहे ग्रुप डी की परीक्षा की बात हो, एनटीपीसी की परीक्षाओं की बात हो, और जो क्वालिटी मटेरियल है दोस्तों वो आपके सामने प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, वो इस वीडियो में हम दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री होती है दोस्तों, उसके जो जो हैंड राइटिंग नोट्स है यानी कि सॉल्यूशन क्लास है, इंजीनियर एस के झा को आप सभी जानते हैं, इनका नाम ही काफ़ी है। तो इनके द्वारा जो दोस्तों नोट्स बनाए गए थे वो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके सामने चर्चा करने वाला हूं। इसलिए आप अगर कोई भी साइंस की परीक्षा अगर आप कोई भी परीक्षा दें जिसमें साइंस आता है तो दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। इसलिए वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और एस के झा सर के बारे में आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या है दोस्तों, सामान्य फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, यानी कि बहुत छोटी छोटी बातें अक्सर हम एग्जाम में दोस्तों भूल जाते हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं? परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रो रेडियो सक्रियता, अम्ल, भस्म, लवण, एसिड, बेस, साल्ट, तुल्यांकी भार या समतुल्य भार, मोल संकल्पना, विलयन, उत्प्रेरक, सेलुलोज, सीमेंट और कांच तथा बहुलीकरण, ऑक्सीकरण तथा अपकरण, गैस नियम, शब्द तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, धातु, अधातु तथा उपधातु, प्रमुख खनिज एवं अयस्क, कार्बनिक, यौगिक, हाइड्रोकार्बन और ईंधन। दोस्तों ये सब चीजें हम इन वीडियो के माध्यम से दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो रसायन विज्ञान, फिजिकल केमिस्ट्री, द प्लेटफॉर्म वाई इंजीनियर एस के झा द्वारा दोस्तों ये हैंड राइटिंग नोट्स लिखे गए हैं। तो पहला, छोटी मगर मोटी बातें। तो रसायन शास्त्र किसको कहा जाता है? बिल्कुल जीरो से लगाकर हम दोस्तों इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुण, संगठन, कंपोजिशन, संरचना, क्रिया प्रतिक्रिया, उसमें होने वाले परिवर्तन आदि का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र बोलते हैं। मतलब क्या कहलाता है वो? रसायन शास्त्र कहलाता है। आर होपमैन के अनुसार रसायन विज्ञान के परमाणु तथा अणुओं का एक विज्ञान कहा जाता है। रसायन की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी कीमी से हुई। जो रसायन है उसकी जो उत्पत्ति है, रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी कीमी से हुई है। लेवासिये को रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। जी हाँ, लेवासियों को दोस्तों रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। ये सब चीजें तो आप दोस्तों पहले से ही जानते होंगे। 1774 में जोसेफ प्रेस्टले ने ऑक्सीजन का आविष्कार किया। ये प्रश्न दोस्तों ग्रुप डी की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई सारी ग्रुप डी की जो पुरानी भर्ती परीक्षा है दोस्तों उसमें ये प्रश्न पूछा भी गया है कि जो ऑक्सीजन की खोज है किसने करी थी? तो ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी? प्रिस्टले ने करी थी। ठीक है, 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का आविष्कार किया। लेवासिये ने प्रिस्टले द्वारा किए गए आविष्कार को क्या किया था दोस्तों? प्रमाणित किया था सिद्ध किया कि दहन कंबक्शन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। उन्होंने क्या बताया कि जो कंबक्शन के लिए है उसके लिए सबसे जो जरूरी गैस है वो क्या है? ऑक्सीजन है। अब बात कर लेते हैं सब्सटेंस ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ क्या होता है। तो वह वस्तु जो स्थान घेरे जिसमें भार हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम पदार्थ कहते हैं, जैसे हवा, पानी, गैस इत्यादि। अब जो पदार्थ होता है यानी कि मैटर होता है उसका वर्गीकरण दोस्तों हम किस प्रकार से करते हैं? तो उसका जो वर्गीकरण को दो प्रकार से यहाँ पर बांटा गया। पहला है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा है रासायनिक वर्ग। जो भौतिक वर्गीकरण है आप सभी जानते हैं कि ठोस, द्रव, गैस होता है। ठीक है, और जो इसकी नेक्स्ट अवस्था होती है दोस्तों आप प्लाज्मा भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है जो भौतिक वर्गीकरण है ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक वर्गीकरण की बात करूँ तो ये दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है मिश्रण पदार्थ। जो शुद्ध पदार्थ होता है वो भी दो में बांटा जाता है। एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। यानी कि एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। मिश्रण, तो जो शुद्ध पदार्थ मिश्रण कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। आगे इनकी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे और जो तत्व होते हैं, तत्व भी कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? तीन प्रकार के होते हैं। एक धातु मेटल जिसको हम बोलते हैं, अधातु नॉन मेटल, और उपधातु मेटलॉइड्स।
और जो यौगिक होते हैं वो भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक यौगिक होता है, एक अकार्बनिक यौगिक। तो ठीक है, अब द्रव्य मैटर की बात कर लेते हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को मुख्य तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। ठोस किसको कहा जाता है? इसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं। जो ठोस होता है दोस्तों, इसका आकार तथा आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। जैसे लकड़ी, पत्थर, कोयला इत्यादि। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? ठोस बोलेंगे। द्रव किसको बोलेंगे? लिक्विड। इसका आयतन निश्चित लेकिन आकार परिवर्तनशील होता है, अर्थात इसे जिस पात्र में रखी जाती है उस पात्र का वो क्या है? स्थान ले लेती है। जैसे पानी, दूध, ये सब क्या है? लिक्विड में आते हैं। गैस की बात कर ले में, इसका आयतन तथा आकार दोनों परिवर्तनशील होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे कोल गैस, भारी गैस, मीथेन, CH4। ठीक है। अच्छा, ठोस द्रव गैस के कुछ सामान्य गुण हैं जो बढ़ते क्रम में, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो परिभाषाएं होती हैं दोस्तों, परिभाषाएं परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, लेकिन जो अन्य चीज़ें होती हैं, जो छोटी छोटी बातें होती हैं दोस्तों, वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों। तो गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किसकी होती है? तो गैस की अधिक होती है, फिर द्रव की होती है और फिर गैस की होती है। घनत्व की बात करें तो ठोस का सबसे अधिक होता है, द्रव का कम और गैस का अगर सबसे कम। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों ग्रुप डी की परीक्षाओं में कई बार, रेलवे जो ग्रुप डी की परीक्षाएं हैं दोस्तों 2018 वाली, उसमें ये कई बार क्रम लगाने के लिए आया है कि घनत्व जो सबसे अधिक होता है ठोस का होता है, उसके बाद द्रव का होता है, उसके बाद गैस का होता है। अगर गतिज ऊर्जा की बात करें तो सबसे अधिक गैस का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद ठोस का। आंतरिक आणविक आकर्षण बल की बात करें तो सबसे अधिक ठोस में होता है, फिर द्रव में, फिर गैस में। अंतर आणविक स्थान की बात करें तो सबसे ज़्यादा गैस में, द्रव में, ठोस में। प्रत्यास्था की बात करें दोस्तों तो ठोस की प्रत्यास्था सबसे अधिक, उसके बाद द्रव की और सबसे कम गैस की होती है। ससंजक बल की बात करें तो सबसे अधिक ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। विसरण की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अधिक होता है किस में होता है? गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, आपने ये सब चीज़ें दोस्तों पढ़ रखी होगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पहली बार पढ़ा रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी, लेकिन ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी परीक्षा दें दोस्तों जिसमें साइंस पूछा जाता है, ये सब चीज़ें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, नोट पॉइंट क्या दिया गया है सर के द्वारा कि ठोस, द्रव, गैस के अलावा पदार्थ की दो और अवस्थाएं होती हैं। जी हाँ, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि ठोस, द्रव और गैस के अलावा पदार्थ की दो और अवस्थाएं होती हैं। वो क्या होती हैं? प्लाज्मा अवस्था होती है, बोस आइंस्टीन, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जो ठोस, द्रव, गैस की अवस्थाएं होती हैं दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन पेपर में जो पूछी जाती हैं, अभी जो ALP का पेपर हुआ था, असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें पूछा गया था कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है। तो जो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है वो होती है दोस्तों प्लाज्मा। ठीक है, और जो पांचवी होती है दोस्तों बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। ये यहाँ पर आपको परीक्षा की दृष्टि, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगा दोस्तों आप सबके सामने शेयर करना चाहिए, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, प्लाज्मा क्या होता है? यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था का तापमान लगभग 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जी हाँ, जो प्लाज्मा का तापमान होता है वो 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य और तारे की ऊष्मा ऊर्जा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। अच्छा, कंडेंसेंट क्या है? यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। यह क्या है दोस्तों? पदार्थ की ये चौथी अवस्था है, और ये क्या है? ये इसकी पांचवी अवस्था है। ठीक है। अच्छा, पदार्थों में क्या परिवर्तन होते हैं? तो दोस्तों पदार्थों में जो परिवर्तन होते हैं, पदार्थों में होने वाले जो परिवर्तन है दोस्तों, पदार्थों में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? यह एक अस्थायी परिवर्तन। जो भौतिक परिवर्तन है दोस्तों, वो अस्थायी परिवर्तन होता है। कुछ समय के बाद दोस्तों वो परिवर्तन खत्म हो जाता है, यानी कि इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी अवस्था में दोस्तों आ जाता है। मान लीजिए स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे जैसे ही लोड पड़ा या वेट हमने डाला तो दोस्तों वो अपनी अवस्था बदल देता है, लेकिन जैसे ही आप वेट हटाएंगे वो अपनी पुनः अवस्था में दोस्तों पहुंच जाता है।
रबर है। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? ये होता है, यह स्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता है, ठीक है। यानी कि प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी भी आप दोस्तों उसको बोल सकते हैं। आपने पढ़ा होगा प्लास्टिसिटी किसे बोलते हैं, इलास्टिसिटी किसे बोलते हैं। इलास्टिसिटी ये होता है दोस्तों जो भौतिक परिवर्तन होता है, यानी वो अपनी पुनः अवस्था में आ जाता है, और प्लास्टिसिटी दोस्तों वो अपनी अवस्था में नहीं पहुंचता है। अब ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और कई बार ये दोस्तों परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए दोस्तों आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिएगा। तो भौतिक क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि मोमबत्ती का जो पिघलना है वो भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, या और अन्य आपको विकल्प दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कौन सा परिवर्तन। तो जो मोमबत्ती का पिघलना दोस्तों वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। पानी से बर्फ का बनना, यानी पानी से बर्फ का बनना, ये कैसा परिवर्तन है दोस्तों, ये भौतिक परिवर्तन है। पानी की जो वाष्प बनती है, यानी कि भाप में वो जब कन्वर्ट होता है, तो वो भी कौन सा परिवर्तन होता है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन। उसके बाद चीनी या नमक का जो पानी में जो मिश्रण होता है चीनी, तो ये कैसा होता है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन। तो ये भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट हैं। रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो मोमबत्ती का जलना दोस्तों क्या है, मोमबत्ती का जलना क्या है दोस्तों, एक रासायनिक परिवर्तन है। अगर अगरबत्ती जो हम अपने घर में जलाते हैं ये भी क्या है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन है। खाने का जो पचना है दोस्तों ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, जी हाँ, ये जो लोहे पर जंग लगना है दोस्तों, ये कई बार रेलवे की परीक्षाओं में पूछा गया है। यानी कि रोस्टिंग जो होता है, ठीक है, यानी कि कोरोजन जो होता है। अच्छा, इससे जंग से ये वाला प्रश्न भी पूछा जाता है कि जंग लगने के बाद जो लोहा होता है, लोहे पर अगर जंग लग जाए तो उसके जो भार होता है उसमें वृद्धि होती है, कमी होती है, या उतना ही रहता है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं, अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ये होमवर्क नोट कर लीजिएगा। उसके बाद लकड़ी का जो जलना है दोस्तों, ये कैसा है, रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना, ये भी कई सारी परीक्षाओं में दोस्तों पूछा जा चुका है। एनटीपीसी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, यूके ट्रिपल एससी की परीक्षाओं के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं दोस्तों, उनकी दृष्टि से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कपूर का जलना, एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर जलने की बात हो रही हो तो अगर आपको नहीं पता हो तो आप गैस भी लगा सकते हैं, ठीक है, तुक्का जिसको बोलते हैं। तो मोमबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, लोहे पर जंग लगना, लकड़ी का जलना, दूध से दही बनना, कपूर का जलना, ये कैसे परिवर्तन है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन है ना। क्योंकि तो आपने देखा होगा दोस्तों कि मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती से दोस्तों पिघल जब वो मोमबत्ती जो मोमबत्ती है दोस्तों उसमें से जो मोम निकलता है, उस मोम को पिघलाकर दोबारा मोमबत्ती बनाई जा सकती है। उसी प्रकार से पानी से बर्फ़ का बनना, यानी कि बर्फ़ से पानी बन सकता है, और पानी से बर्फ़ दोस्तों बना बना सकते हैं। ऐसी पानी का वाष्प बनना, यानी कि भाप से पानी बना सकते हैं। उसके बाद चीनी या नमक का पानी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और कई बार दोस्तों ये परीक्षा में पूछी भी जा चुकी हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी इनको इग्नोर मत कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों लोहे पर जंग लगना, ठीक है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगता है तो जो लोहे पर जंग लगता है वो किसकी कमी से लगता है दोस्तों, तो लोहे पर जो जंग लगता है ऑक्सीजन की नमी की उपस्थिति में लगता है। लोहे पर जंग लगने से उसका जो भार है दोस्तों बढ़ जाता है, जैसा कि मैं अभी आपके सामने डिस्कस कर रहा था दोस्तों, ठीक है, मैं अभी आपके सामने डिस्कस कर रहा था दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे जो लोहे पर जंग लगता है उसका क्या कारण है, क्योंकि ये जो प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, और कुछ बच्चे क्या करते हैं इस प्रश्न को हल्के में ले लेते हैं कि चलो जंग तो हमारे सामने लगता है, ठीक है। तो लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन है। जैसा कि मैंने दोस्तों अभी आपसे डिस्कस किया कि ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगता है किसकी उपस्थिति में दोस्तों, ऑक्सीजन की और नमी की उपस्थिति में दोस्तों ये जंग लगता है। अभी मैंने आपसे पहले ऊपर डिस्कस किया था कि लोहे पर जंग लगने से उसका जो भार है दोस्तों वो क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद है लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेप करते हैं। किसका दोस्तों, जस्ते का हम इस पे लेप कर देते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, जस्तीकरण कहलाती है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, जस्तीकरण बोलते हैं।
लकड़ी के कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए उस पर क्या करते हैं दोस्तों, जिंक क्लोराइड का लेपन हम कर देते हैं। उसके बाद जस्ते की कमी से धान में खैरा रोग होता है। जो जस्ता होता है दोस्तों, उसकी कमी से धान में क्या होता है, खैरा रोग हो जाता है। रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्यों को 3 प्रकार से बांटा जाता है। ठीक है, अगर रासायनिक संगठन यानी कि केमिकल कंपोजिशन की बात करूं, अकॉर्डिंग टू हम जो मैटर है उसको किसके रेस्पेक्ट में दोस्तों, रासायनिक यानी कि केमिकल कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में अगर हम उसको डिवाइड करें तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एलिमेंट, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है मिश्रण। ठीक है, और इन तीनों को क्या कहा जाता है दोस्तों, शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्योर मैटर कहा जाता है इनको। अब शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं दोस्तों वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर तत्व की। एलिमेंट मतलब तत्व होता क्या है, तो तत्व क्या, पहले डेफिनेशन देखेंगे। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिणित नहीं किया जा सकता है। यानी कि तत्व वह पदार्थ है जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिणित नहीं किया जा सकता। तत्व के सूक्ष्म कणों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्म जो कणु होते हैं दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। अभी तक लगभग जो है 114 तत्व ज्ञात हैं। कितने दोस्तों, 114 है, लेकिन वर्तमान में जो हैं 118 हैं, जिसमें लगभग 92 जो प्रकृति में पाए जाते हैं। प्रकृति में कितने पाए जाते हैं दोस्तों, 92 पाए जाते हैं। और जो अंतिम तत्व है दोस्तों उसको अनसेप्टियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको अनसेप्टियम कहा जाता है। उसके बाद जो तत्व है उसको कितने प्रकार से डिवाइड किया जाता है दोस्तों, 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। उसको 3 प्रकार से दोस्तों डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तत्व को। तो पहला होता है धातु, दूसरा होता है उपधातु और तीसरा होता है दोस्तों अधातु। धातु, उपधातु और अधातु, इन तीनों में जो डिफरेंस है दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको समझते हैं। तो भूपर्पटी पर तत्वों का क्रम। भूपर्पटी का मतलब है जो पृथ्वी है हमारी, उस पर सबसे अधिक और सबसे कम, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो वो ये प्रश्न भी दोस्तों आपकी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भूपर्पटी पर सबसे अधिक जो अधातु है वो कौन सी है, ऑक्सीजन है। और अगर मैं उपधातु की बात करूं तो सबसे अधिक कौन सी है, सिलिकॉन है। और धातु की बात करूं तो एल्युमिनियम और Fe, एल्युमिनियम और Fe, यानी कि भूपर्पटी पर इनका जो क्रम है दोस्तों, मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं कि अधातु कौन सी है सबसे अधिक, तो वो ऑक्सीजन है। उपधातु की बात करूं तो सिलिकॉन है। और धातु की बात करूं जो सबसे अधिक है भूपर्पटी पर, तो वो एल्युमिनियम है, उसके बाद Fe है। भूपर्पटी पर धातुओं का जो क्रम है, हम किसके बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं धातुओं की क्रम की। ठीक है, ये बात जरूर नोट कीजिएगा कि दोस्तों किसके बारे में बात चल रही है, धातु, उपधातु और अधातु के। तो भूपर्पटी पर जो धातुओं का क्रम है दोस्तों वो सबसे अधिक पाया जाता है एल्युमिनियम, उसके बाद Fe, उसके बाद Ca, उसके बाद Na। आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास जी ये सामने जो फिगर बनी हुई है इसमें बताया गया है कि कौन सी चीज़ सबसे अधिक दोस्तों पाई जाती है और कितने कितने % पाई जाती है। अब मानव शरीर में तत्वों के क्रम की बात करूँ, ठीक है, मानव शरीर में, क्योंकि ये प्रश्न भी दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछा जा चुका है। तो ऑक्सीजन, उसके बाद C, उसके बाद H, उसके बाद N, उसके बाद Ca। और Ca क्या है दोस्तों, धातु है। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है दोस्तों वो मैग्नीज है। जो जीवित मानव शरीर है दोस्तों उसमें सबसे कम मात्रा में जो पाए जाने वाला है दोस्तों वो मैग्नीज है। ठीक है, तो दोस्तों आज बस हम इस वीडियो में इतनी ही डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ आप इस वीडियो को दोस्तों क्या रेस्पॉन्स देते हैं। क्योंकि SK झा सर के जो नोट्स हैं वो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ आपके ग्रुप डी और RRB NTPC एग्ज़ाम से पहले दोस्तों मैं आपको कंप्लीट करा दूं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आप इसकी अगर अगली वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमें कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।